जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एविडेंस एक्ट की धारा 32 और 33 के बारे में। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। वास्तव में धारा 32 और 33 एक आवश्यकता के रूप में इन धाराओं को रिलेवेंट घोषित किया गया है कि किसी के साथ अन्याय न हो। कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो विक्टिम होता है वो व्यक्ति कोई साक्ष्य छोड़ करके मर जाता है, लेकिन उस साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसके साथ अन्याय हो जाता है। सुनी सुनाई बातों को साक्ष्य अधिनियम के द्वारा, जिसको हेरसे एविडेंस बोला जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता है, अमान्य किया जाता है। लेकिन यह धारा जो धारा 32 और 33 ऐसा है कि उसके अपवाद के रूप में देखा जाता है कि जहाँ कोई ऐसी आवश्यकता है जिसका अगर जो नहीं किया गया, इसका अगर जो एविडेंस के रूप में शामिल, तो फिर कहीं ना कहीं से एंड ऑफ जस्टिस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि धारा 32 कहता क्या है। तो धारा 32 ये कहता है कि कोई ऐसा लिखित या मौखिक कथन है जो सुसंगत है, सुसंगत तथ्यों के बारे में है, और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया है जो या तो मर गया है, या तो मिल नहीं सकता है, या तो न्यायालय में आने में असमर्थ हो गया है, या उसकी हाजिरी न्यायालय में इतना विलंब या व्यय के बिना जो न्यायालय उस मामले में अयुक्त समझे उपात्त नहीं की जा सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों का कथन स्वयं सुसंगत होता है। अब उसमें 8 क्लाज दिए गए हैं। 8 क्लाज में ऐसे व्यक्तियों का किन किन टाइप का जो कथन होगा वो रिलेवेंट होता है। स्पेशली जो 32(1) है वो उसके मृत्यु के कारणों से संबंधित होता है। इसको डैन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, मृत्युकालिक कथन भी कहा जाता है। और इसमें यह कहा गया है कि जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार के बारे में कहा गया है, जिस संव्यवहार और उस परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो उसका कथन स्वयं रिलेवेंट हो जाता है। और यही नहीं, जिस समय उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था उसको इस बात की प्रत्याशंका थी या नहीं थी कि उसकी मृत्यु होगी, ये कोई तात्विक नहीं होता है। मतलब इसका कोई महत्व तो नहीं है, और उसकी प्रकृति चाहे कैसी ही हो वो रिलेवेंट होता है। इससे रिलेट करके बहुत केस है, खासकर लीडिंग केस में अगर जो देखा जाए तो धारा 32(1) पे पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का है। उसमें उसने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैं जा रहा हूँ फलाने जगह, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसमें ये भी कह के गया था कि वो पैसा लेने के लिए जा रहा है। 3 दिन बाद उसका जो है एक ट्रंक में लाश मिला। इसको डैन डिक्लेरेशन इसलिए माना गया कि वो उन परिस्थितियों के बारे में कथन किया था जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण दर्शित करता है, न कि उसने डायरेक्ट इस बात को कहा कि मुझे किसने मारा है। तो इसका बहुत विस्तार है। इंग्लिश लॉ और अपने यहाँ हिंदुस्तान के लॉ में जो है, इंडियन लॉ में बहुत अंतर है। अपने यहाँ इंडियन लॉ में सिर्फ अपने मृत्यु तक ही सीमित होना चाहिए स्टेटमेंट, किसी दूसरे के मृत्यु से संबंधित कोई स्टेटमेंट यहाँ रिलेवेंट नहीं होगा। उसके मृत्यु से संबंधित कोई अगर जो बातें कही गई हैं और कहने के पश्चात यदि वो मर गया है, मिल नहीं सकता है, या न्यायालय में आने में असमर्थ है, या इतना विलंब या व्यय के बिना उसकी हाजिरी न्यायालय में उपात्त नहीं की जा सकती है, जिस उस मामले में जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे अयुक्तियुक्त समझे, तो ऐसे मामले में उसका किया गया जो भी कथन होगा वो रिलेवेंट होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या एकमात्र डैन डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या जो है दंडित किया जाना वैध होगा? तो इसके उत्तर में तमाम केसों का भी हवाला दिया गया है। यदि उसका संपोषक साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि होता है उसके मृत्युकालिक कथन का, तो एकमात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर
दंडित किया जाएगा। अब बेयर क्या कहता है, 8 क्लाज क्या कहते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि केस लॉ बहुत होंगे, बेयर के इर्द गिर्द ही आपको रहना है, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कहीं केस लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कह रहा है कि 32 वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। देखिए यहाँ जो टाइटल है ना, वो यही कह रहा है पहले कि सुसंगत तथ्य का किया गया कथन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि वो सुसंगत तथ्यों के बारे में कहा गया है और ऐसे परिस्थितियों में कहा गया है वो नीचे बताया गया है। अब ये कह रहा है कि सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता है, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयं सुसंगत है। अब ये जो दशाएं हैं क्लाज 1 से लेकर के क्लाज 8 तक दी गई हैं, वो कौन कौन दशाएं हैं जिसमें स्वयं वो सुसंगत हो जाता है। पहला कहता है कि जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो, मतलब अगर जो इशू यही है उसकी मृत्यु का कारण ही, तो ये उसका डैन डिक्लेरेशन वहाँ रिलेवेंट हो जाएगा। ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वह किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। तो यहाँ तक ये रिलेवेंट हो जाता है। अब जो इसका क्लास 2 बताता है, ये कह रहा है कि अथवा कारोबार के अनुक्रम में किया गया है। अगर जो कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो भी वो रिलेवेंट हो जाता है उसके मरने के बाद उन परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में। अब ये कह रहा है कि जब वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है, अथवा उसके द्वारा धन माल प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाले उसके द्वारा या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है, अथवा किसी पत्र अथवा अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्राय दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी। मतलब यहाँ जो भी स्टेटमेंट उस व्यक्ति का द्वारा जो दिया गया है, प्रविष्टि हुई है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कारोबार के अनुक्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फैब्रिकेटेड के रूप में हो, तो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। यदि वो मर गया है, मिल नहीं सकता है, या न्यायालय में आने में वो असमर्थ हो गया है, या उसकी हाजिरी न्यायालय में विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं किया जा सकता है, तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध हो, कोई ऐसा भी स्टेटमेंट है तो भी वो रिलेवेंट हो जाएगा, जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था। तो उस तरह के भी स्टेटमेंट क्लास 3 में रिलेवेंट हो जाएंगे। अब क्लास 4 क्या कह रहा है कि अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है जो क्लास 4 में है, या इसके बाद भी और जो क्लास हैं, ये कहता है कि ये स्टेटमेंट उस समय की होनी चाहिए जिस समय जो प्रश्न उठा है, इशू बना है, उसके पहले का होना चाहिए। मतलब कि जो प्रश्नगत विषय है, चाहे वो क्लास 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, इन सारे क्लासों में जो कुछ भी प्रश्नगत विषय है उसके अराइज होने के पहले वो स्टेटमेंट अगर जो दिया गया है तब यहाँ रिलेवेंट होगा। यदि वो मर गया है, मिल नहीं सकता है, या इतना विलंब या व्यय के बिना उसका हाजिरी न्यायालय में उपात्त नहीं किया जा सकता है, या वो न्यायालय में आने में असमर्थ हो गया है। अब हम लोग देखते हैं उपधारा 4 क्या कह रहा है इसका क्लास। अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है, जबकि उस कथन में उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ि या
बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था। मतलब अगर जो कोई ऐसा डिस्प्यूट इस टाइप का था अधिकार रूढ़ी या इसी बात के बारे में, तो उसके डिस्प्यूट अराइज होने के पहले वो स्टेटमेंट दिया गया हो उस व्यक्ति द्वारा, और फिर वो मर गया हो या मिल नहीं सकता हो या विलम्ब के या व्यय के बिना वो प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, लेकिन वो स्टेटमेंट जो भी ये इशू है, इशू के पहले अराइज होना चाहिए, अराइज होने के पहले दिया जाना चाहिए। पांचवा क्या करा क्लाज, अथवा नातेदारी के अस्तित्व के से संबंधित है। इसमें भी वही बात है, जब डिस्प्यूट हुआ उसके पहले का स्टेटमेंट होना चाहिए। जबकि वह कथन किसी ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, जिन व्यक्तियों की रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। इस मामले में भी वही बात है, उसका रिलेवेंट होगा स्टेटमेंट, लेकिन डिस्प्यूट अराइज होने के पहले इसका स्टेटमेंट दिया गया होना चाहिए। छठवां क्या कह रहा है, अथवा कौटुंबिक बातों से संबंधित बिल या विलेख में किया गया है, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था संबंधित किसी बिल या विलेख में या किसी कुटुंब वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर कुटुंब चित्र या अन्य चीज़ों पर जिन पर ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। इस मामले में भी वही बात कहा गया है। अब क्लास 7 इसका कह रहा है कि अथवा धारा 13 के खंड क में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों के में किया गया है, यानी कि वहाँ जो अधिकार और रूढ़ी की बात कही गई है धारा 13 के खंड 1 में, कि उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई व्यक्ति है जो कि अपना कोई स्टेटमेंट देता है तो रिलेवेंट हो जाता है उसके अस्तित्व के बारे में। तो वही बात ये कह रहा है कि उस स्टेटमेंट का कब रिलेवेंट होगा, जब वो 32 में मर गया है, मिल नहीं सकता है। वहाँ धारा 13 में जीवित रहने पे स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा, यहाँ मरने के बाद उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। कह रहा जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख बिल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा 13 खंड क में वर्णित है। और आखिरी इसका 8वां कह रहा है क्लाज, अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रसंगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रसंगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है, तो वो रिलेवेंट हो जाता है। तो इस तरीके से धारा 32 को हम लोगों ने देखा कि 8 प्रकार के विषय हैं जिन विषयों पे उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाता है, अपने आप स्वयं में रिलेवेंट हो जाता है, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि वह व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता है, या न्यायालय में आने में असमर्थ हो गया है, या इतना विलंब या व्यय के बिना उसकी हाजिरी न्यायालय में उपाप्त नहीं की जा सकती है जितना कि उस मामले में न्यायालय जो है अयुक्त समझता है, तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। अब धारा 33 को हम लोग देख लेते हैं। 33 भी इसी प्रकार से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें उन्हीं व्यक्तियों की बात कही गई है जिनकी कहीं कोई कार्रवाई में स्टेटमेंट हो रही है, किसी प्रोसीडिंग में हो रही है, किसी विचारण में हो रही है, और उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है या मिल नहीं पाता है या न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाता है या विरोधी पक्षकार द्वारा उसको पहुंच से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि किडनैप वगैरह कर लेना या कहीं उसको ऐसे जगह ले जाके नज़रबंद कर देना, या उसकी हाजिरी जो है न्यायालय में इतना विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं किया जा सकता जितना कि मामले में अयुक्त समझा जाए, तो वो रिलेवेंट हो जाता है उसका प्रीवियस स्टेटमेंट पश्चात के किसी प्रोसीडिंग में या उन्हीं के उसी प्रोसीडिंग में। लेकिन इसमें प्रोविजो भी दिया है कि वो तब होगा जब या तो उसका जो है कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों के बीच में हो या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में हो, या उस समय विपक्षी को क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिल चुका हो। अगर जो ऐसा किया गया है तो वो रिलेवेंट होगा। देखते हैं धारा 33 क्या कह रहा है। कर किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है,
उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित है किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में या उसी न्यायिक कार्रवाई में के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है अब प्राप्त नहीं की जा सकती, तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। उसके जो स्टेटमेंट कहे गए हैं उसके सत्यता को आगे किसी प्रोसीडिंग में साबित करने के लिए प्रोविजो करा कि परंतु यह तब जबकि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था। विवाद प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारता वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में है। स्पष्टीकरण करा कि दांडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्रवाई समझी जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा धारा 32 और 33 में कि एक आवश्यकता के आधार पर ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट जो मर गया है, मिल नहीं सकता है, या इतना विलंब या व्यय के बिना न्यायालय जिसमें अयुक्तियुक्त समझता है उसकी हाजिरी उपात्त नहीं की जा सकती है उस मामले में, या वो आने में असमर्थ हो गया है, या धारा 33 में विपक्षी द्वारा उसको पहुंच से बाहर कर दिया गया है, तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाता है। चूँकि इलस्ट्रेशन भी दिए हैं, पढ़ेंगे तो चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग इलस्ट्रेशन देखिएगा। 8 क्लाज जो धारा 32 के 8 क्लाज हैं उस पर आधारित 8 से अधिक जो है उसमें इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। हमने जिन जिन धाराओं का वर्णन किया है, जिन जिन बातों का वर्णन किया है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। किसी अच्छे राइटर की कमेंट्री भी पढ़ लीजिएगा, तमाम केस भी आपको मिल जाएंगे। बेयर प्रोविज़न क्या कहता है उसके बारे में हमने उल्लेख कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।